में थे? यस मैम, मैं आधा घंटा लेट ज्वाइन किया था। अच्छा, लेकिन आप एंड में तो थे ना, तो आप लोग डायगोनलाइजेबल मैट्रिसेस का तो थोड़ा बहुत सुना होगा आपने, राइट? जी मैम। चले ओके, चलें, एनीवे नहीं भी सुना तो वी विल बी जस्ट रिपीटिंग इट। सो ओके, अनाउंसमेंट में देयर इज़ नथिंग न्यू, वही अनाउंसमेंट मैंने पहले किए। अच्छा, डायगोनलाइजेबल मैट्रिसेस की जो हम कल बात कर रहे थे, तो बेसिकली व्हाट वी एक्चुअली सॉ वाज कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिसेस हैं जिसके हम बेसिकली हम आइगन डिकम्पोजिशन की बात कर रहे थे, ठीक है? और जो हमने वी विल सी के डायगोनलाइजेबल अगर मैट्रिसेस होते हैं तो उनका हमें काफ़ी फ़ायदा हो रहा होता है, लेकिन डायगोनलाइजेबल होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स ए है तो दिस विल बी डायगोनलाइजेबल इफ इट हैज़ एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, ठीक है? एन वेयर ए का अपना साइज जो है दिस इज n बाय n। और कल जो है वो ज़रा हमने जल्दी में इसको प्रूफ किया था, तो हम इसको दोबारा से थोड़ा सा करके देख लेते हैं कि व्हाट डज इट मीन। तो अगर हम ये कहते हैं कि वी हैव आइगन वेक्टर्स v1 v2 इसका से लेकर vn तक हैं और दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, वी आर अस्यूमिंग कि दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, और अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब है कि वी विल सी के इट विल बी डायगोनलाइजेबल। डायगोनलाइजेबल का सिर्फ मतलब क्या है कि हम ए को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अ मैट्रिक्स वी and then a diagonal matrix delta and the inverse of this matrix V। और ये जो V मैट्रिक्स है दिस इज फॉर्म विद द आइगन वेक्टर्स, और जो लैम्डा डेल्टा मैट्रिक्स नहीं लैम्डा सॉरी कैपिटल लैम्डा है, दिस लैम्डा मैट्रिक्स इज फॉर्म बाय आइगन वैल्यूज जो आपके पास स्मॉल लैम्डाज होते हैं उनसे मिलके बना होता है। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट डायगोनलाइजेशन मीन कि आपका कोई भी जो मैट्रिक्स है उसको हम काइंड ऑफ डिकम्पोज कर सकते हैं इनटू द मैट्रिक्स ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। और इसके लिए जो है वी स्टार्टेड विद दिस थिंग, क्योंकि अगर आपके पास एन डायगनल एन जो है वो आइगन वेक्टर्स हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास इस तरह की एन इक्वेशन होगी कि ए v1 विल बी इक्वल टू लैम्डा 1 v1, a v2 will be equal to lambda 2 v2, and so forth, a vn will be equal to lambda n vn, ठीक है? Okay, let me just go back to this slide। तो यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं कि यही इक्वेशन जो मैंने उस स्लाइड पे लिखी है, दीज आर द इक्वेशन जो कि हमने यहाँ पे भी लिखी हैं। एंड देन व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम ये हमारे पास राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों के ऊपर वेक्टर्स मौजूद है ना। ए v1 जो है वो भी मल्टीप्लाई होकर हमें वेक्टर दे रहा होगा कॉलम वेक्टर, और लैम्डा v1 जो है वो तो कॉलम वेक्टर दे ही रहा है बिकॉज v1 v2 से लेकर vn तक जो है वो कॉलम वेक्टर्स हैं एंड लैम्डाज आर जस्ट आइगन वैल्यूज। अच्छा, एक चीज और जो यहाँ पे मैंने गलत लिखी हुई है, इट शुड बी लैम्डा 1 v1 लैम्डा 2 v2 से लेकर लैम्डा n, क्योंकि एक लैम्डा तो नहीं है ना, देयर आर नंबर ऑफ n लैम्डास ऑल्सो, एन आइगन वेक्टर्स भी हैं तो आइगन वैल्यूज भी n ही होगी, ठीक है? और सिमिलरली यहाँ पर भी जो है ना वो लैम्डा 1 लैम्डा 2 से लेकर लैम्डा n तक होना चाहिए ना। जो कल हमने ये वाला जो देखे लेफ्ट हैंड साइड है वो तो बहुत आसान है, वहाँ से हमने a को कॉमन निकाली और बाकी तमाम के तमाम जो वेक्टर्स हैं v1 से लेकर vn तक हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर आ गए। मैं बेसिकली ये वाली जो चीज़ है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि अगर हमारे पास इस तरह से मौजूद है कि लैम्डा 1 v1 है एंड देन ये लाइन लगाने का सिर्फ मतलब ये है कि आई एम जस्ट टेलिंग कि जी हम कॉलम रख रहे हैं, पहला कॉलम था उसके बाद दूसरा कॉलम है एंड सो फोर्थ। हमारे पास nth कॉलम जो है दैट इज लैम्डा n vn। अब अगर फर्ज करें कि लेट्स जस्ट डू ए सिंपल एग्जांपल, अगर हमारे पास फर्ज करें कि अल्फा और यहाँ पे 2 अल्फा है एंड देन बीटा है एंड 3 बीटा,
I can actually write it as 1 1 2 3 alpha this thing. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके अगर आप देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैंने लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, आई विल गेट अल्फा इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, यहाँ अल्फा आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो बीटा आ जाएगा। देन जब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अल्फा आ जाएगा, और जब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बीटा आ जाएगा। सो इट मीन्स के अगर हमारे पास जो है वो कॉलम्स किसी भी मैट्रिक्स के स्पेसिफिक किसी भी स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम उस मैट्रिक्स को डिकम्पोज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अ मैट्रिक्स विच इज जस्ट द कोफिशिएंट ऑफ द मैट्रिक्स, जो कि देखें यहाँ पे जो था, यानी ये अगर खाली अल्फा है तो 1 अल्फा होगा, और खाली बीटा है तो 1 बीटा होगा, तो 1 1 2 3 मैंने ले लिया है। एंड देन जो भी मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर था उसको मैं डायगोनल मैट्रिक्स की फॉर्म में इस तरह से लिख सकती हूँ। तो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग हियर आल्सो, कि मैंने तमाम के तमाम जो कॉलम वेक्टर्स हैं उनको अलग लिख लिया है, और जो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर था, जो पहला वाला कॉलम है उससे लैम्डा 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरा लैम्डा 2 से, बिकॉज दीज आर द आइगन वैल्यूज। तो उसको जब हमने कॉमन निकाला है तो वी आर गेटिंग दिस थिंग। अब यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि दिस मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स जो है, दीज आर एक्चुअली एग्जैक्टली द सेम। तो इस मैट्रिक्स को हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट कर देते हैं, विच इज एक्चुअली अ मैट्रिक्स ऑफ ऑल द आइगन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स A। तो और इसके अलावा जो हमारे पास ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इसको वी आर रिप्रेजेंटिंग बाय कैपिटल लैम्डा। तो इसका मतलब है कि ये जो पूरे के पूरी इक्वेशन, सेट ऑफ इक्वेशन हमारे पास थी, उनसे वी आर गेटिंग दिस इक्वेशन इन द मैट्रिक्स फॉर्म के A टाइम्स V इज इक्वल टू V टाइम्स लैम्डा। और उस अब हमारे पास जो चीज़ है, बिकॉज अगर आपको याद हो कि जो मैंने उसमें यहाँ पर जो दूसरी स्लाइड के ऊपर लिखा हुआ था कि डायगोनलाइजेशन का क्या मतलब है, कि आई कैन राइट A एज V लैम्डा एंड V इनवर्स। तो इसका मतलब है कि अब इसको अगर मैं डायगोनलाइज करके लिखना चाहती हूँ, डिकम्पोज करना चाहती हूँ इन टर्म्स ऑफ आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज, तो आई नीड टू हैव दिस V इनवर्स। एक साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे A हो और बाकी तमाम चीज़ें जो है वो राइट हैंड साइड पे चली जाए। तो उसका मतलब ये है कि, और V इनवर्स होने का मतलब ये है कि V इनवर्स शुड एग्जिस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ना ये वाली कंडीशन जो है, इसका रीज़न समझ में आता है कि अगर लीनियरली इंडिपेंडेंस है तमाम के तमाम आपके पास कॉलम्स, तो इसका मतलब है कि V इनवर्स वुड एग्जिस्ट। और इस केस में जो है जब V इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर V इनवर्स दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दे सकती हूँ, एंड आई विल गेट ये वाली चीज़ आइडेंटिटी हो जाएगी। तो आई विल गेट A इक्वल टू V लैम्डा V इनवर्स। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो कि हम बार बार यूज़ करेंगे। और इसी का हमने एक और कंसिक्वेंस भी देखा था कि हम लैम्डा जो कि हमारे पास मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ आइगन वैल्यूज है, उसको भी हम इस तरह से डिकम्पोज करके लिख सकते हैं। ओके, सो व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम हियर इज कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट स्क्वायर मैट्रिसेस, क्योंकि हम ये बात देख चुके हैं कि फिलहाल जो है वी नो कि आइगन डिकम्पोजिशन, फिलहाल क्या एक्चुअली वी नो कि आइगन डिकम्पोजिशन इज पॉसिबल फॉर द मैट्रिसेस विच आर स्क्वायर मैट्रिसेस ओनली। ठीक है, तो लेकिन ये कि अब हमने ये देख लिया है कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स के तमाम आइगन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, देन इन दैट केस आप A को, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनलाइज कर सकते हैं। ओके, नाउ we will actually talk about certain other properties of eigen vectors and eigen values because of the reason कि हम उनको use कर रहे होंगे। ठीक है, तो एक जो ये theorem है, again this is one of the important theorems which is saying कि if the eigen values of an m by m matrix are all distinct, then the eigen vectors are linearly independent। अच्छा, अब okay, सबसे बढ़कर ये कि ओके लेट मी सी कि किसी और ने ज्वाइन किया है कि नहीं किया। ओके गुड, आप लोग और लोग भी आ गए। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि अगर आइगन वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो उसका हमें फायदा क्या होगा।
सॉरी आज मुझे ना बहुत ज़्यादा फ्लू हो रहा है तो मुझे नहीं पता आवाज़ मेरी कैसी आ रही है। एनीवे चले लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि हमने जो पीछे डायगोनलाइजेबल मैट्रिसेस का पढ़ा है उसमें हमने यही देखा है कि अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट होगे तो डायगोनलाइजेबल होगा, ठीक है। एंड वी विल सी के डायगोनलाइज होने का फायदा क्या होता है। लेकिन माय क्वेश्चन इज कि अगर फर्स्ट करें डायगोनलाइजेबल नहीं भी है मैट्रिक्स लेकिन लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर आइगन वेक्टर्स हैं, तो व्हाट कैन बी द एडवांटेज ऑफ हैविंग आइगन वेक्टर्स टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट? एनीवन? डायगोनलाइजेबल होने के अलावा जो आपकी पिछली नॉलेज है, अगर आपके पास सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो उनका क्या फायदा हो सकता है? मैम वो बेसिस बनाती है ना इंडिपेंडेंट जी, वो बेसिस बना सकते हैं, ठीक है, प्रोवाइडेड कि वो किसी मतलब बेसिकली किसी ना किसी वेक्टर स्पेस का तो बेसिस बनाएंगे ना। अगर आपके पास दो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो किसी भी टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का या सब स्पेस का बेसिस बना रहे होंगे। अगर थ्री लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं तो इट डिपेंड्स कि वो जिस चीज को भी स्पैन कर रहे होंगे उसका वो बेसिस बना रहे होंगे, ठीक है। सो दिस इज समथिंग अगेन इंपॉर्टेंट बिकॉज वी विल बी टॉकिंग अबाउट के आइगन स्पेसेस की हम बात कर रहे होंगे आगे जाके जो है कि हम आइगन स्पेसेस में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सो व्हाट वी हैव एक्चुअली सीन इज के एक तो ये कि अगर आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं तो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है, और हमें ऑलरेडी ये पता है फ्रॉम द प्रीवियस नॉलेज कि अगर आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हो तो उसको बेसिस वेक्टर्स भी के तौर पे भी यूज किया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि आइगन वेक्टर्स का लीनियरली इंडिपेंडेंट होना इज इम्पॉर्टेंट। और अब ये थ्योरम जो है वो यही बता रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसके आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं, विच मीन्स के मेरे पास अगर n लैम्डाज हैं, n आइगन वैल्यूज हैं, सॉरी m आइगन वैल्यूज हैं क्योंकि m बाई m का मैट्रिक्स है, तो लैम्डा 1 इज नॉट इक्वल टू लैम्डा 2 विच इज नॉट इक्वल टू लैम्डा 3 एंड सो फोर्थ। ये सारे के सारे जो है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं। Then in that case what we are saying is कि जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। एंड इफ दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट देन वी नो के वी कैन एक्चुअली यूज देम एज द बेसिस ऑफ सम वेक्टर स्पेस और सब स्पेस। तो अब हम इस थ्योरम को जो है वो प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि एंड देन ये जब प्रूव हो जाएगा तो इसका क्या मतलब है कि जब फ्यूचर में अगर आपको कभी भी आइगन वेक्टर्स आपने आइगन वैल्यूज जो है वो कंप्यूट किए हैं तो आइगन वेक्टर्स अगर आपके पास डिस्टिंक्ट आ रहे हैं तो विदाउट डूइंग एनीथिंग एट ऑल आप जो है वो ये चीज़ कह सकते हैं कि आइगन वेक्टर्स जो होंगे दे विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट आ जाती। तो प्रूफ में जो है लेट्स स्टार्ट विद जेनेरिक केस, लेकिन जेनेरिक केस में लेट मी जस्ट टेक m टू बी 1, जिसका क्या मतलब है कि जो मेरा मैट्रिक्स है दिस विल बी अ 2x2 मैट्रिक्स A जिसकी हम बात कर रहे हैं आइगन वैल्यूज की। एंड देन लेट्स सपोज के जो इसके आइगन वैल्यूज हैं लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 हैं एंड दे आर डिस्टिंक्ट। हम स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं कि दे आर डिस्टिंक्ट एंड वी वांट टू प्रूव कि इफ दे आर डिस्टिंक्ट देन द आइगन वेक्टर्स जो है कॉरस्पॉन्डिंग v1 और v2 अगर हम इनको कह देते हैं दे शुड बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है। सो अगेन आई विल रिपीट कि मेरे पास जो है अगर दो आइगन 2x2 का अगर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब है दो ही आइगन वैल्यूज होंगी और दो ही आइगन वेक्टर्स होंगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रूव इट कि अगर ये जो है वो दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं तो जो आइगन वेक्टर्स हैं दे शुड बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। दिस इज व्हाट दिस थ्योरम इज सेइंग। ओके, सो नाउ if we have v1 and v2 as the eigen vectors, actually let me see कि मेरे यहाँ पर अच्छा यहाँ मैंने x1 और x2 रखा हुआ है तो anyway it doesn't matter। अच्छा अब so यहाँ पे v1 और v2 ही हम ले लेते हैं। now we want to check if v1 and v2 are linearly independent or not, provided we know that lambda 1 is not equal to lambda 2. So linearly independent check करने के लिए हम क्या check करते हैं? We look into the linear combination of if v1 and v2 are linearly independent
तो उस केस में क्या होना चाहिए, C1 and C2, C1 V1 plus C2 V2 equal to 0 will be possible if and only if C1 and C2 are equal to 0. ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन जो है we have seen this thing, हमने बहुत दफा जो इसको किया हुआ है कि अगर किसी भी वेक्टर को हमने ये चेक करना है कि वेक्टर्स जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि we need to prove कि उनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो रहा है only for the case when the स्केलर जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये जो कोफिशिएंट्स हैं they are equal to 0. So okay, so let's start to prove this thing. अब हमारे पास this is actually C1 V1 plus C2 V2 है. Let me multiply this particular equation by A. जो A matrix है इससे मैं multiply कर रही हूँ इसको. Let me write it C1 V1 plus C2 V2 equal to 0 और इसको मैं A matrix से multiply कर रही हूँ. So I am getting C1 is a constant. Okay. वेक्टर्स के नीचे मैं हमेशा ये लगाती हूँ ताकि आपको अंदाजा हो. C1 is a constant, तो C1 को मैं बाहर रख सकती हूँ and then I can write it as AV1 plus C2 AV2 equal to 0. ठीक है. Now we know that lambda 1 अगर lambda 1 lambda 2 आइगन वेक्टर्स हैं, हमने यहाँ पे जो है वो we actually have seen कि distinct आइगन वेक्टर्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास ये रिलेशनशिप होल्ड करता होगा A V1 will be equal to lambda 1 V1 and A V2 will be equal to lambda 2 V2, which means कि मैं इसकी जगह I can write it as lambda 1 V1 plus C2 times lambda 2 V2 equal to 0. Okay. Okay, and then अच्छा, अब I have this relationship also. ठीक है, इस रिलेशनशिप से अगर मैं इसको further if I write it further, तो इसको इसी से मेरे पास क्या रिलेशनशिप आ रहा है, C1 V1 is equal to minus C2 V2. ठीक है, बिकॉज इक्वल टू 0 आ रहा है. तो ये जो नीचे मेरे पास इक्वेशन है इसके बाहर निकालती हूँ. आई कैन राइट इट एज लैम्डा 1 C1 V1. अब देखें लैम्डा और C को मैं इंटरचेंज इसलिए कर सकती हूँ बिकॉज बोथ ऑफ देम आर स्केलर्स. ये याद रखें कि हाँ, ये जो है ना इंटरचेंज करना, आगे पीछे करना जो है वेक्टर्स और स्केलर और मैट्रिसेस जो है, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि ये पॉसिबल है भी कि नहीं है. स्केलर को तो जाहिर है कि आप उसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो इट डजंट मैटर, लेकिन ये कि अगर वेक्टर्स हैं तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि V1 पहले और V2 बाद में आ रहा है, तो क्या आप V1 को बाद में और V2 को पहले लिख सकते हैं. नॉर्मली इट इज़ नॉट पॉसिबल अनलेस एंड अनटिल के वो सम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है. ओके, सो अब मैं क्या कर सकती हूँ, C1 V1 की जगह आई कैन राइट माइनस C2 V2. सो इट विल कम आउट टू बी lambda 1 माइनस C2 V2 प्लस lambda 2 C2 V2 इक्वल टू 0. मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ जो है वो वैल्यूज पुट कर रही हूँ. अब आई हैव C2 V2 कॉमन इस एक्सप्रेशन से एंड आई एम लेफ्ट विथ lambda 2 माइनस lambda 1 इक्वल टू 0. ठीक है. अच्छा, अब आप ये देखें कि दिस V2 cannot be equal to 0 because this is an eigenvector और eigenvectors जो है we know कि they are non-zero vector, क्योंकि आपके पास zero vector जो है वो तो trivial solution होता है उसका. This lambda 2 minus lambda 1 again cannot be equal to 0. Why? ये क्यों नहीं equal to 0 हो सकता? Anyone? मैम क्योंकि हम कह रहे हैं lambda 1 is not equal to lambda 2. इक्वल टू lambda 2, क्योंकि हमने स्टार्ट ही यहाँ से किया है कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है. ठीक है, तो lambda 2 माइनस lambda 1 कैन नॉट बी 0. तो अब अगर इस एक्सप्रेशन में 0 होना है तो ओनली पॉसिबिलिटी इज कि C2 नीड्स टू बी 0. ठीक है, एंड सिमिलरली इफ यू सॉल्व इट, अब अगर C2 0 है, अब मैं यहाँ आती हूँ
तो इस इक्वेशन में क्या है, अगर C2V2 इक्वल टू माइनस C1V1 है या C1V1 इक्वल टू माइनस C2V2 है, तो अगर आपके दोनों साइड को इक्वल करना है, अगेन V2 इज नॉट जीरो, V1 इज नॉट जीरो, C2 और C2 ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब आपके पास C2 अगर जीरो आया हुआ है तो C1 जीरो होना इज द ओनली अदर पॉसिबिलिटी, बिकॉज C2V2 जो है वो हम कह रहे हैं कि जीरो हो जाएगा, बिकॉज यहाँ से हमने ये फिगर आउट कर लिया है नीचे से कि C2 इज जीरो, तो जो C1V1 है उसको जीरो होने के लिए फिर V1 तो जीरो हो नहीं सकता, तो C1 हैज टू बी जीरो। तो यहाँ से हमने क्या चीज प्रूव कर ली है कि अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज थी तो हमारे पास कोफिशिएंट्स जो है वो जीरोज ही आएंगे। दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर द लीनियर कॉम्बिनेशन टू बी इक्वल टू जीरो, प्रोवाइडेड कि अगर आपके पास जो है वो C1 मतलब C1 C2 जो जीरो ही आ रहा है। और इन अदर वर्ड्स वी एक्चुअली प्रूव दिस थिंग कि अगेन दिस इज एक्चुअली एन इम्पॉर्टेंट प्रूफ कि हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं तो आइगन कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स विल बी लीनियरली independent. Okay. Now we will talk about certain properties of symmetric and Hermitian matrices. ठीक है, अच्छा, what is the difference between symmetric and Hermitian matrix? कौन बताएगा? Hermitian और symmetric में क्या difference है? मैम सिमेट्रिक में तो A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज होता है, हर्मिशियन में हम उसका कंजुगेट ले लेते हैं, कंजुगेट भी करें। हाँ जी, सिमेट्रिक और हर्मिशियन में बेसिक जो डिफरेंस है वो ये है कि सिमेट्रिक इज फॉर रियल मैट्रिसेस, ठीक है, और हर्मिशियन का केस जो है वो कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस के लिए, मतलब एक्चुअली दे आर द सेम कॉन्सेप्ट्स, लेकिन एक जो है वो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के लिए या जिस ऐसे मैट्रिक्स के लिए जिसके एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स डोमेन से लिए गए हों, और दूसरा उन मैट्रिसेस के लिए जिसके के एलिमेंट जो है वो रियल डोमेन से लिए गए, रियल नंबर से लिए गए। तो अगर सिमेट्रिक है तो इसका मतलब है कि ए जो है ए ट्रांसपोज ए के इक्वल हो जाएगा, और हर्मिशियन का क्या मतलब होता है कि ए हर्मिशियन ए के इक्वल हो जाएगा। एंड हर्मिशियन इज बेसिकली सॉरी ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट बोथ। ठीक है कि आप ट्रांसपोज भी ले रहे हैं एंड बिकॉज इट इज कॉम्प्लेक्स तो हम उसका कॉन्जुगेट भी ले रहे हैं। सो अब हम जो प्रॉपर्टीज की बात करेंगे वी विल बी टॉकिंग अबाउट दीज काइंड ऑफ मैट्रिसेस। अगेन हम आगे जाके देखेंगे कि हमारे बेसिकली जब हम एसवीडी से डील करते हैं तो सॉरी वी आर एक्चुअली गेटिंग द मैट्रिसेस व्हिच आर सिमेट्रिक और हर्मिशियन। तो इस वजह से जो है वी विल बी टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज मैट्रिसेस। ओके, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स वैल्यूड एक्स द नंबर, ओके let me write it here. अच्छा, property 1 जो है this is saying for all complex valued vectors x the number x Hermitian ax is real. Okay. अब मुझे ये बताइए कि अच्छा a जो है क्या, a is a matrix, ठीक है, what does it mean by any number to be real? अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक नंबर दे दिया जाए और मैं आपको ये कहती हूँ कि चेक करें कि ये रियल है कि नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे? ठीक है, कोई भी नंबर अगर मैं दे देती हूँ कि लेट्स सपोज कि ओके लेट्स सपोज कि मेरे पास एक नंबर है, आई हैव एनी एक्स, अभी तो वेक्टर की बात भी नहीं करते, खाली एक नंबर की बात कर देते हैं, ठीक है। अब अगर एक्स जो है वो लेट्स सपोज कि एक्स रियल है प्लस जे एक्स इमेजिनरी, इसके दो पार्ट्स हैं, ठीक है, एंड देन देयर इज अनदर नंबर वाई जिसके अंदर सिर्फ
रियल पार्ट है, विच मीन्स के इमेजिनरी पार्ट इसमें नहीं है। अब ये तो देख के आपको पता चल रहा है ना कि दे आर एक्चुअली रियल और दूसरा जो है वो इमेजिनरी है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहती हूँ कि आप मुझे प्रूव करके बताएं या ये कि कोई फॉर्मूले के थ्रू बताएं, तो व्हाट विल बी हैपनिंग हियर? देखिए, व्हाट वी कैन एक्चुअली सी इज कि अगर मैं ये जो नंबर है इसका अगर मैं कॉन्जुगेट लेती होती हूँ, एक्स कॉन्जुगेट जो है, दिस विल नॉट बी इक्वल टू एक्स अगर आपके पास रियल नहीं है तो, ठीक है। लेकिन इस केस में अगर मैं y का कॉन्जुगेट लेती हूँ तो y का कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू y बिकॉज ऑफ द रियल केस में सिर्फ रियल पार्ट ही है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है। सो जब आपने किसी भी चीज़ को रियल साबित करना होता है या रियल चेक करना होता है, देन व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू टेक इट्स कॉन्जुगेट। और इस केस में क्योंकि हम हर्मिशियन मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं, तो इस केस में व्हाट वी नीड टू डू इज कि वी नीड टू प्रूव कि अगर फर्ज करें कि मैं ये कह देती हूँ कि जी देयर आई हैव अ मैट्रिक्स बी। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताइए कि एक्स हर्मिशियन ए एक्स से मेरे पास मैट्रिक्स आ रहा होगा या वेक्टर आ रहा होगा? ये खुद चीज फिगर करके मुझे बताइए, फिगर आउट करके मैम कि ये एक्स स्केलर क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। ओके, ठीक है। बिकॉज देखिए अगेन जिन लोगों को ये चीज़ क्लियर नहीं है, व्हाट यू कैन सी कि दिस इज n बाय n, ठीक है। और आपके पास जो है ये भी ये n बाय 1 होना चाहिए और ये 1 बाय n होना चाहिए, इस अगर आपके पास जो है वो होल्ड करना चाहिए इसको जो भी मल्टीप्लिकेशन है। तो एट द एंड 1 बाय 1 हमारे पास आ रहा है, विच इज शोइंग कि दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो अगर हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये रियल है, तो इसका मतलब है कि व्हाट वी नीड टू प्रूव इट कि x हार्मिशियन ए एक्स जो है, अगर इसका हम हार्मिशियन लेते हैं या ट्रांसपोज करके इसको हम कॉन्जुगेट करते हैं, तो इट शुड बी द सेम एज दिस नंबर इटसेल्फ। जो भी हम नंबर अगर फर्स्ट करें, मैं इसको अल्फा कह देती हूँ कि अल्फा इज हार्मिशियन ए एक्स, तो व्हाट वी नीड टू प्रूव इज कि अल्फा का हार्मिशियन जो है दिस इज सेम एज अल्फा, ठीक है। यानी ट्रांसपोर्ट और कॉन्जुगेट दोनों चीजें अगर मैं कर रही हूँ तो उस केस में इट नीड टू बी द सेम। तो प्रूफ इज नॉट डिफिकल्ट। मैं इसका हार्मिशियन लेती हूँ तो वी नो कि जब आप किसी अगेन अल्फा और बीटा है और इसका अगर आप ट्रांसपोज या हार्मिशियन कह रहे हैं, तो वी नो कि व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज कि आपके पास ऑर्डर जो है वो जब इसको ओपन करते हैं तो ऑर्डर बिकम्स रिवर्स, ठीक है। कि आपके पास अगर अल्फा और बीटा दो वेक्टर्स थे, तो अब मेरे पास बीटा हार्मिशियन एंड अल्फा हार्मिशियन आ जाएगा। तो इसी अगर रूल को मैं यहाँ लगाऊँ तो इट विल कम आउट टू बी एक्स हार्मिशियन ए हार्मिशियन एंड एक्स हार्मिशियन, ठीक है। दिस इज डेफिनेटली इक्वल टू एक्स, ठीक है। एंड बिकॉज वी स्टार्टेड विद द फैक्ट कि ए इज either symmetric or Hermitian, which means कि हम already we are talking about this fact कि A is equal to A Hermitian। तो इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ मेरे किस चीज़ के इक्वल हो जाएगी? X Hermitian A times X, which is the same जहाँ से हम चले थे, ठीक है। which is actually the same, अगर मैं इसको अल्फा कह रही हूँ, this is the same as alpha। so this is actually proving कि मेरे पास अगर मेरे पास सिमेट्रिक या हार्मिशियन ए है। देखें ये चीज़ प्रूफ किस वजह से हो पाई है, बिकॉज मैंने ये कंडीशन जो है इसको यहाँ पे यूटिलाइज किया है, विच इज़ एक्चुअली होल्डिंग फॉर सिमेट्रिक हार्मिशियन ए। और अगर सिमेट्रिक हो जाता तो आई वुड हैव, तो अगर सिमेट्रिक हुई मैं आपको कहूँ ना प्रूफ करने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आई विल गिव यू एक्स ट्रांसपोज ए एक्स को आपने प्रूफ करना है कि दिस इज रियल, और उसके लिए जो है यू विल हैव टू टेक टी इक्वल ट्रांसपोज लेना होगा और सिमिलर पैटर्न के ऊपर जो है उसको प्रूफ करना होगा। सो दिस प्रॉपर्टी वी विल रिमेंबर, कहाँ चली गई कि अगर आपके पास बेशक x जो है वो खुद कॉम्प्लेक्स वैल्यूज है, लेकिन जो ये नंबर आता है हमारे पास x हार्मिशियन a x, इट विल बी रियल इफ योर a इज सिमेट्रिक और हार्मिशियन, ओके। अच्छा, ओके, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? एवरी आइगन वैल्यू ऑफ अ सिमेट्रिक और हार्मिशियन मैट्रिक्स इज रियल, ओके। अगेन दिस इज अ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि ये कह रही है कि अगर हमारे पास कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यू हैव टू बी रियल। सो लेट्स ट्राई टू प्रूव दिस आल्सो। आप लोगों की अगली क्लास कितने बजे है? 3:30 पे?
मैम आज नहीं, कैंसिल हो गई है। अच्छा, मैं डॉक्टर खुरम की होती है ना यस मैम। आज के दिन? अच्छा, चले सही है, ओके एनीवे, मगर फिर भी खैर मैं भी उतनी ही लंबी लूँगी, आई होप कि मैं ले भी पाऊँ, गले के बहुत ही बुरे हालात हैं। अच्छा, एनीवे, सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रूव इट के ये प्रॉपर्टी जो हम सेकंड प्रॉपर्टी को प्रूव कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली के एवरी आइगन वैल्यू of symmetric or Hermitian A is real. ठीक है, सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रूव इज के जो लैम्डाज हमारे पास आ रहे हैं, आइगन वैल्यूज जो है, दे हैव टू बी रियल। अच्छा, लेट्स सपोज कि वी हैव एन आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स ए विच इज लैम्डा, तो इसका मतलब है कि वी एंड देन वी इज कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स, तो हमारे पास ये चीज़ होल्ड करेगी। ठीक है, इफ आई मल्टीप्लाई दिस फ्रॉम बोथ साइड बाय वी हार्मिशियन, ये जो भी मेरे पास आइगन वेक्टर है उसके हार्मिशियन से मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू एक्चुअली यूज़ द प्रॉपर्टीज़ जो कि पीछे हमारे प्रॉपर्टीज़ प्रूव की हैं, उसको हम यूज़ करके इसको प्रूव करना चाह रहे हैं। तो आई कैन राइट इस बाय वी हार्मिशियन वी, यानी मैंने क्या किया है कि सिंपली जो है वो वी हार्मिशियन से मल्टीप्लाई कर दिया है इस पूरी इक्वेशन को, एंड देन आई कैन राइट दिस एज लैम्डा। लैम्डा इज़ अ स्केलर, उसको मैं बाहर निकाल सकती हूँ, एंड वी हार्मिशियन वी, ठीक है, एंड वी हार्मिशियन वी का क्या मतलब है, वी ट्रांसपोज वी की हम, ओके, एक्चुअली आई एम डूइंग इट रॉन्ग, मतलब नहीं, डूइंग इज रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन ये क्या हार्मिशियन मैंने ऊपर लगाना चाहिए ना, इट्स नॉट सबस्क्रिप्ट, ओके, सो वी हार्मिशियन वी, देन वी हार्मिशियन, एंड देन वी हार्मिशियन वी, सो वी हार्मिशियन वी will be equal to norm square, ठीक है, बिकॉज दिस इज एक्चुअली द वी ट्रांसपोज वी वाली बात है ना, विच इज एक्चुअली द डॉट प्रोडक्ट, अगर हम जो है वो किसी भी वेक्टर स्पेस पे बात करते हैं, या ये कि आप वैसे भी किसी भी वेक्टर के ट्रांसपोज को उसके वेक्टर से ही मल्टीप्लाई करेंगे, नो मैटर व्हाट वेक्टर यू आर टॉकिंग अबाउट, यू विल ऑलवेज गेट द स्क्वायर ऑफ द नॉर्म ऑफ दैट वेक्टर। तो इसको जो है आई कैन राइट इट एज दिस थिंग, नॉर्म स्क्वायर। अच्छा, now on the right hand side, on the left hand side we have this, और इसको हमने पीछे अभी प्रूफ किया है कि this is actually real, ओके, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड रियल है तो इसका मतलब है कि this has to be real also, और इसमें से we already know कि आपका जो नॉर्म है, नॉर्म इज अ रियल वैल्यू ऑलवेज, नॉर्म्स जो है इट कैन नॉट बी कॉम्प्लेक्स ना, क्योंकि लेंथ होती है, मतलब आपको जो है वो किसी भी वेक्टर की लेंथ को डिफाइन कर रहा होता है, तो दिस इज ऑलरेडी रियल। सो बट इस पूरे के पूरे फैक्टर को रियल होने के लिए इट इज अ मस्ट के लैम्डा इज ऑल्सो रियल। So from here we actually prove this thing कि अगर आपके पास जो if you started with Hermitian or symmetric matrix, then in that case eigen value जो है, and it will hold for all the eigen values, कि आप कोई भी eigen value, because हमने सिर्फ lambda लिया हुआ ना, हमने एक तो generic बात कर रहे हैं, we are not talking about specific eigen values, तो what we are लेकिन ये कि देखें, this is possible only because of the symmetric Hermitian matrix. Why? Because symmetric and Hermitian के लिए we have to prove this thing कि this thing is real, और because this thing is real, तो वहाँ से हमारे पास जो है वो equation के थ्रू ये चीज़ प्रूव हो रही है कि lambda is also real. Okay, let's see what is the next property. अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो I want to, okay, actually this is not that easy, चले मैं खुद ही प्रूव करती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है अगेन सिमेट्रिक हार्मिशियन मैट्रिक्स में वो क्या कह रहे हैं कि सिमेट्रिक हार्मिशियन मैट्रिक्स की अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं,
then eigenvectors are orthogonal. ओके इससे पहले भी हमने बात की थी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के लिए आइगन वेक्टर्स क्या थे हमारे पास. अभी हमने एक प्रूफ किया था ना, उसमें व्हाट वाज द प्रूफ कि डिस्टिंक्ट एक्चुअली मेरे यहाँ पे कहीं हमने किया हुआ होगा कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के लिए, नहीं ये नहीं है जी, हमने ये चीज प्रूफ की थी कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के लिए आइगन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. ठीक है, यहाँ से जो है वो एट दी एंड हमने ये चीज प्रूफ की थी कि अगर लैम्डा 1 वाज नॉट इक्वल टू लैम्डा 2 देन v1 एंड v2 आर ऑर्थोगोनल. अब मैं ये कह रही हूँ कि जी अगर लैम्डा 1 इज नॉट ऑर्थोगोनल लीनियरली इंडिपेंडेंट, अब मैं ये कह रही हूँ कि इफ दे आर डिस्टिंक्ट देन दे आर ऑर्थोगोनल. What is the difference between the previous proof and this proof with reference to the matrix? क्योंकि वहां तो हमने ये कहा था ना कि अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होती हैं तो फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं. अब जो है वो हम कह रहे हैं कि ऑर्थोगोनल होते हैं. डू यू थिंक इट वुड होल्ड फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स? ओके, जो चीज लेट मी एक्चुअली देखें, यहाँ जो हम बात कर रहे हैं ना, वी आर टॉकिंग अबाउट स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन इसकी सिमेट्रिक या हर्मिशन होने की कोई कंडीशन नहीं है. ठीक है, सो व्हाट वी आर जो हमने पहले चीज देखी थी वो हमने ये देखा था कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसके आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट, lambda 1 is not equal to lambda 2 is not equal to lambda n and so forth, then v1 v2 to vn are linearly independent. अब हम जो चीज नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज कि स्क्वायर के साथ हमने एक और कंडीशन ऐड कर दी है कि ये दिस इज एक्चुअली सिमेट्रिक आल्सो. सिमेट्रिक या हर्मिशन आप जो भी कर ले डिपेंडिंग अपॉन के रियल है या. तो इट मींस कि इफ इट इज स्क्वायर, अब जाहिर है स्क्वायर ही है तो हम बेसिकली लीनियर वो आइगन वैल्यूज की बात करते हैं, लेकिन स्क्वायर के साथ साथ अगर सिमेट्रिक भी है देन व्हाट विल हैपन, लीनियरली इंडिपेंडेंट तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट के साथ साथ वो ऑर्थोगोनल भी हो जाएंगे. तो नाउ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर दिस इज कि अब हमने देखा था कि अगर आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है आइगन वेक्टर्स तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम उनको एज अ बेसिस यूज कर सकते हैं. अगर आप साथ ही उनको ऑर्थोगोनल भी देख रहे हैं, इफ यू फाइंड के जी उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वेक्टर जो भी मैट्रिक्स है उसकी हम बात कर रहे हैं दैट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ऑर्थोगोनल भी हो गया है तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, वी नो कि अगर ऑर्थोगोनल होते हैं तो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट बिकम्स इजियर टू सॉल्व. सो दिस इज अगेन समथिंग इंपॉर्टेंट बट वी नीड टू रिमेंबर दिस कि अगर सिर्फ और सिर्फ डिस्टिंक्ट है फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स तो सिर्फ लीनियर इंडिपेंडेंस होल्ड करती है, लेकिन अगर मैट्रिक्स जो है वो सिर्फ स्क्वायर ही नहीं है बल्कि सिमेट्रिक भी है तो इस केस में लीनियर इंडिपेंडेंस प्लस ऑर्थोगोनल दोनों कंडीशंस होल्ड करेंगी. ओके, लेट्स ट्राई टू प्रूव दिस थिंग कि हम ये जो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास जो आइगन वेक्टर्स अगर आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं तो आइगन वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हैं. दिस प्रूव इज अ बिट नॉट कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन थोड़ा सा इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं है कि जितना हमारे पास हमने पिछले प्रूफ किया है. ठीक है, सो दिस थर्ड प्रॉपर्टी इज सेइंग कि आइगन वेक्टर्स ऑफ सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक का मतलब है कि हर्मिशन भी हम साथ साथ ही इमेजिन कर रहे हैं, ए विद डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल. ओके, सो इफ आई स्टार्ट विद जस्ट टू प्रूव हम करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद जस्ट टू आइगन वेक्टर्स. इनको ऑर्थोगोनल होने के लिए मैंने क्या प्रूफ करने की जरूरत है? अगर हम इफ वी आर ओके, अगर हम कहीं भी कुछ अस्यूम नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट इनर प्रोडक्ट टू बी डॉट प्रोडक्ट, और जो इंड्यूस नॉर्म है वो हम टू नॉर्म्स L2 नॉर्म की बात कर रहे हैं. तो अगर मुझे ये बताइए कि अगर इफ वी वांट टू प्रूव कि दीज टू आर
orthogonal, तो what should we be checking? मैम इनर प्रोडक्ट 0 0, ठीक है ना. सो व्हाट वी आर एक्चुअली वी नीड टू चेक इज के V1 V2 का इनर प्रोडक्ट जो है वो 0 होना चाहिए, या व्हाट वी आर चेकिंग इज के V1 हार्मिशियन V2 और V2 हार्मिशियन V1 should be giving us 0. It doesn't matter कि आप किस ऑर्डर में उसको कर रहे हैं. और भी क्योंकि हम V1 और V2 को जेनेरिक ले रहे हैं, which means कि हम ये कह रहे हैं कि they can be complex also, तो इसलिए जो है वो हमने हार्मिशन लगा दिया. अदरवाइज जो है वो डॉट प्रोडक्ट में हम ट्रांसपोज को यूज करते रहते हैं. सो व्हाट एक्चुअली व्हाट वी वांट इज कि हम जो इक्वेशंस चाह रहे हैं या जो भी हम सोल्यूशन चाह रहे हैं उसमें वी वांट दिस फैक्टर समवेयर V1H V2, क्योंकि इसको हम प्रूव करना चाह रहे हैं वो. तो अब नाउ इफ आई हैव दीज टू वेक्टर्स एज द आइगन वेक्टर्स, तो मुझे ये चीज़ तो पता है कि a V1 विल बी इक्वल टू λ1 V1 एंड a V2 विल बी इक्वल टू λ2 V2. अब व्हाट आई वांट इज कि मैं अगर मेरे पास V2 है तो उसके साथ मैं V1 हार्मिशन चाह रही हूँ, और अगर V1 है तो मैं V2 हार्मिशन चाह रही हूँ, बिकॉज ऑफ द रीजन कि डॉट प्रोडक्ट अगर इनका 0 चेक करना है मैंने, तो ये वाला प्रोडक्ट होगा तो 0 चेक होगा. सो व्हाट आई कैन डू इज कि मैं जो मेरे पास ये पहला वाला है जहाँ पे V1 है, इसको मैं V2 हार्मिशन से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, और जो ये V2 वाला फैक्ट मेरे पास इक्वेशन है, इसको मैं V1 हार्मिशन से मल्टीप्लाई करती हूँ, बिकॉज ऑफ द रीजन कि आई वांट दिस मल्टीप्लिकेशन समवेयर इन माय इक्वेशंस. तो ये इट विल कम आउट टू बी V2 हार्मिशन a V1 इक्वल टू λ1 टाइम्स V2 हार्मिशन V1. ठीक है, यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, V1 हार्मिशन a V2 is equal to λ2 times V1 हार्मिशन V2. ये सिंपली मैंने जो है वो मल्टीप्लिकेशन के बाद ये चीज़ें लिखी हैं. अच्छा, ओके, और ये जो है वो मेरा सॉरी ये वेक्टर्स हैं सारे. दिस इज आल्सो वेक्टर V1 जो है. Okay, now what next thing what I would do is I will take any of these. Let me just call it A और इसको मैं कह देती हूँ B. ठीक है, जो मेरे पास है. और let me take B को ले लेते, A को ले लेते, it doesn't matter. और इसमें से किसी भी एक जो है मैट्रिक्स, let me take B हार्मिशन मैं लेती हूँ, which means कि मैं what I am trying to do is कि B V1H A V2 का हार्मिशन भी लूँ, और जाहिर है कि दूसरी साइड का भी हार्मिशन आ जाएगा, λ2 V1 हार्मिशन V2, इसका होल हार्मिशन हम लेते हैं. यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अब ये वाली जो चीज़ आ जाएगी, दिस विल कम आउट टू बी V2 हार्मिशन A V1, दिस विल कम आउट टू बी λ2 conjugate, because λ2 is not a matrix, this is just a number. तो इसका मतलब है कि उसका जो है वो आपके पास conjugate बार के आपकी बुक में बार के लिखा हुआ था, या हम स्टार लिख दें whatever, but we are just taking the conjugate because it is scalar. And then this will come out to be V2 हार्मिशन V1. ठीक है, okay, let me call it C. ओके, अब आप देखें कि जो मेरे पास A और C है, द लेफ्ट हैंड साइड्स ऑफ A एंड C आर सेम. तो अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो इसका मतलब है कि इनके राइट हैंड साइड्स को भी सेम होना चाहिए. ये क्या हो रहा है, ये मेरा ओके, आई एम नॉट श्योर कि मेरा पेन कहाँ चला गया. ओके, सो पेन चले गए, गायब ही हो गया. चलिए, लेट मी जस्ट ट्राई टू राइट अगेन. सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि हमारे पास जो है वो नॉट श्योर, जस्ट ओके, लेट मी सी.
जी, तो अगर हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड्स को भी सेम होना चाहिए, विच मीन्स के लैम्डा 1 v2 Hermitian v1 should be equal to lambda 2 conjugate v2 Hermitian v1। ठीक है, ओके। अब हमने स्टार्ट कहाँ से किया था कि आपके पास जो है वो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है हमने एक तो ये भी चीज़ जो है वो देखी है कि अगर हमारे पास हमने जो अभी प्रॉपर्टी 2 देखी थी तो वी टॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि अगर आपके पास हार्मिशियन मैट्रिसेस होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि उनके आइगन वैल्यूज़ जो होते हैं वो रियल होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो लैम्डा 2 कॉन्जुगेट है इसके मुझे कॉन्जुगेट लगाने की जरूरत नहीं है, इट शुड बी जस्ट इक्वल टू लैम्डा 2, ठीक है, कि बिकॉज लैम्डा 2 विल बी इट्स द सेम एज लैम्डा 2 कॉन्जुगेट बिकॉज दे आर रियल। हमने अभी पिछले वाली प्रॉपर्टी में यही किया है कि अगर आपके पास सिमेट्रिक था या हार्मिशियन था तो उसमें लैम्डा 2 और लैम्डा 1 जो जितने भी उसके आइगन वैल्यूज है दे हैव टू बी रियल। अब इस केस में देखिए लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 and lambda 1 are distinct, ठीक है। सो इट मीन्स के lambda 2 is not equal to lambda 1। तो अगर lambda 2 lambda 1 के इक्वल नहीं है, अब ये वाला जो फैक्टर है ये जिससे भी मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ ये तो दोनों साइड पे सेम है। अब lambda 1 और lambda 2 अगर सेम नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि ये इक्वेशन होल्ड सिर्फ उस सिचुएशन में करेगी जब मेरे पास दोनों साइड जो हैं वो जीरो हो जाती है। बिकॉज द थिंग इज के मेरे पास सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि मैं अगर ये कह रही हूँ ना कि ये लेट्स सपोज कि इसको हम कह देते हैं कि दिस इज अल्फा v2 हार्मिशियन v1 जो है, तो व्हाट वी आर सेइंग इज के lambda 1 alpha is equal to lambda 2 alpha where lambda 1 is not equal to lambda 2। तो ये चीज तो पॉसिबल है दोनों को, अगर आप 2 लैम्डा 1 इक्वल टू 3 लैम्डा 2 कर रहे हो और लैम्डा 1 और लैम्डा 2 जो है वो इक्वल नहीं है तो इसका मतलब वो 2 3 नहीं हो सकते, ठीक है। दे हैव टू बी जीरो, क्योंकि बिकॉज ऑफ द रीजन के सिर्फ जो सिचुएशन है अगर आप दो अनइक्वल चीजों को जो है वो दोनों साइड्स पे ले रहे हैं और किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके इक्वल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि दिस कांस्टेंट हैज टू बी जीरो। और इन अदर वर्ड व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम हियर इज के सिंस लैम्डा 1 इज नॉट इक्वल टू लैम्डा 2 तो ये इक्वेशंस जो है वो इक्वेट उसी वक्त हो सकती हैं व्हेन वी दिस फैक्टर इज एक्चुअली इक्वल टू 0 एंड दिस फैक्टर इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि दे आर orthogonal to each other। So what we have actually proved and then we have to remember it for the rest of the course कि हमारे पास अगर matrix is symmetric, the eigenvalues are distinct, then the eigenvectors are linearly independent and orthogonal also, ठीक है। ओके, जो लास्ट प्रॉपर्टी है नहीं यहाँ कहाँ गई है, ये मैं प्रूव नहीं करूँगी लेकिन ये कि दिस इज समथिंग वेरी इजी। देखें ये चीज़ जो है वो हम कर चुके हैं कि डायगनलाइजेशन के लिए वी हैव सीन दिस थिंग कि हमारा जो मैट्रिक्स होता है ए इट इज इक्वल टू वी लैम्डा वी इनवर्स। अगर आपके पास सिमेट्रिक एंड हार्मिशियन मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो V है मैट्रिक्स, ठीक है, इसके सारे के सारे जो बेसिकली वो हैं वेक्टर्स हैं, दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड दे आर ऑर्थोगोनल आल्सो, ठीक है। सो ऑर्थोगोनल अगर हैं तो इसका क्या मतलब है कि V ट्रांसपोज इज इक्वल टू वी इनवर्स। हम ये चीज़ प्रूव नहीं करेंगे लेकिन ये कि ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस का मतलब, और एक तो ये याद रखिएगा कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि आपके जितने भी कॉलम्स हैं दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। जब तो उसको हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। जब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उस केस में मैट्रिक्स का इन्वर्स इज सेम एज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, और इस केस में जो हमारे पास डायगोनलाइजेशन है दिस सिंपली बिकम एज वी लैम्डा एंड वी ट्रांसपोज इंस्टेड ऑफ वी इनवर्स। तो इससे हमें एक चीज़ जो नज़र आ रही है वो ये कि अगर समहाउ आपके पास आपको ये पता है कि मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, जो आइगन वेक्टर्स वाला मैट्रिक्स है, इफ दिस इज ऑर्थोगोनल तो ज़िंदगी हमारी बहुत आसान हो जाती है डायगोनलाइजेशन के लिए, क्योंकि आपके पास अगर वी जो है वो इन्वर्टेबल है भी तो वी को इन्वर्स करना इज़ वेरी डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू वी का ट्रांसपोज लेना। तो अगर हम ऑर्थोगोनल जो है वो मैट्रिक्स को इफ वी नो कि द वी मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल तो उस केस में व्हाट वी आर सीइंग इसके जो डायगोनलाइजेशन होती है उसकी
वैल्यूज जो है वो या इसकी इक्वेशन जो है वो चेंज हो जाती है. I will not prove this thing, but we actually have to remember this thing. Okay, let's talk. Let's just summarize these properties और उसके बाद ना we will talk about determinant. मैं ज़रा आपसे पूछूंगी कि determinant का आपको जो है वो मतलब क्या समझ में आता है. Okay. अच्छा, सबसे पहले हमने कौन सी प्रॉपर्टी देखी है. वी एक्चुअली टॉक्ड अबाउट दिस प्रॉपर्टी कि अगर वी आर टॉकिंग अबाउट हार्मिशियन और सिमेट्रिक ए. तो उस केस में वी हैव सीन इज के अगर x जो है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स वैल्यूड वेक्टर है तो x हार्मिशियन ए x जो है वो रियल होता है नो मैटर व्हाट x इज. देन वी सॉ कि फॉर सिमेट्रिक एंड हार्मिशियन मैट्रिसेस ऑल द आइगन वैल्यूज आर रियल. ठीक है, दिस इज अगेन important. Then what we saw was कि eigen values, vectors of different eigen values are orthogonal. And then again this is actually something important कि ठीक है. So what we are saying is कि अब जो इससे पहले हमने एक प्रूफ किया था उसमें हमने ये कहा था कि अगर डिस्टिंक्ट हो तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं और हमने ये कहा था कि बेसिस बना रहे होते हैं. अब हम ये कह रहे हैं कि अगर वो सिमेट्रिक भी है और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के साथ तो इसका मतलब है कि वो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बना रहे होंगे. अगर हम उनको नॉर्मलाइज भी कर लेते हैं आइगन वेक्टर्स को तो इसका मतलब है कि ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बना रहे होंगे. सो दिस इज व्हाट वी आर सेइंग इज कि इफ ए हैज स्मॉल एन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज. अच्छा, एक चीज ये भी याद रखें कि ए का अगर जो अपना ऑर्डर है लेट्स सपोज कि ए इज n बाय n, लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि सारे n डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं. ठीक है, लेट्स सपोज कि मेरे पास लैम्डा 1 से लेकर लैम्डा लेट्स सपोज कि हमारे पास n इज 100 एंड लैम्डा 1 से लेकर लैम्डा 10 तक जो है वो डिस्टिंक्ट है और बाकी जो है वो इन्हीं की रिपीटेशन हो रही है कि आपके पास जो बाकी 90 वैल्यूज हैं वो मे बी उनमें से 10 जो है वो लैम्डा 1 के इक्वल हैं, बाकी जो है वो लैम्डा 2 के एंड सो फोर्थ. देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि आपके पास जितनी भी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेक्टर्स होंगे. ठीक है, मतलब सॉरी लैम्डा 1 के इक्वल नहीं है बल्कि ये जो 90 है ये आपस में एक दूसरे के इक्वल है somehow जो है ना कि बस 10 जो है इनके इक्वल कोई भी नहीं है. तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है V1 से लेकर V10 तक लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे और अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स था A तो इसका मतलब है कि V1 से V10 तक जो होंगे वो ऑर्थोगोनल भी होंगे. सो व्हाट वी एक्चुअली नो इज कि इसका मतलब ये है कि अब आपके पास जो आइगन वेक्टर्स हैं दे विल बी स्पैनिंग अ vector space of 10 dimensions because आपको 10 linearly independent vectors मिल गए हैं which are orthonormal also. linearly independent से ही खैर हमें पता चल जाता है कि they will be spanning 10 dimensional space, लेकिन orthogonal से हमें ये पता चल रहा है कि they are not only spanning but they are actually they are orthonormal basis vector. So this is what it is saying here कि if we have A has n which is less than its own order distinct eigenvalues, then there will be n orthogonal eigen vectors which can form basis for R small of n. If all n eigenvalues are distinct, then V is orthogonal with all eigenvectors orthogonal. ठीक है, अगर आपके पास तमाम के तमाम आइगन वेक्टर्स जो है वो डिस्टिंक्ट है तो इसका मतलब है कि n डायमेंशनल को वो कर सकता है और ये उसमें ये चीज़ होल्ड कर रही होती है. सो ओके, ये चीज़ हमने काफ़ी डिटेल में सारी की सारी कर ली है. दिस इज़ एक्चुअली काइंड ऑफ समरी कि हमारे पास क्या है कि अगर n बाय n जो है बेशक सिमेट्रिक नहीं है लेकिन उसकी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ हैं तो आइगन वेक्टर्स विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, मगर अगर वो सिमेट्रिक भी हो जाता है तो आइगन वैल्यूज़ विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट प्लस ऑर्थोगोनल. Okay, so here we will actually end the information about eigenvectors. हम इनको आगे जो है वो जाके यूज करेंगे. अब नेक्स्ट जो है आई वुड लाइक टू आस्क यू कि डिटर्मिनेंट का आपके जहन में क्या कॉन्सेप्ट आता है. डिटर्मिनेंट देखें, डिटर्मिनेंट कंप्यूट करना तो आता है, ठीक है ना. फॉर एग्जांपल इफ लेट्स सपोज कि मेरे पास A is 2 3 4 7, ठीक है. तो इसका डिटर्मिनेंट जो है कंप्यूट तो आप कर ही लेंगे, ठीक है. लेकिन ओके, लेट मी एक्चुअली फॉर्म अ वेक्टर स्पेस आल्सो. लेट्स सपोज कि ये मेरा I वेक्टर है, यूनिट वेक्टर इन x डायरेक्शन. इसको and then this is another vector j जो कि यूनिट वेक्टर है इन द
वाई डायरेक्शन, ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन हो गई और ये वाई डायरेक्शन है। ओके, पहले तो मुझे ये बताइए कि ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। जी एनीवन, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट तो आपको कंप्यूट करना आता ही है। 2 हो जाएगा, ठीक है, 14 माइनस 12। जी सॉरी, मुझे ना यही होगा ना, आप मल्टीप्लाई 7 into 2। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ कि लेट्स सपोज दिस ए इज दिस ए इज शोइंग अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि हमने ये देखा है ना कि आपके पास जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जब हमने बात की थी तो वी टॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर है, तो दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स ऑल्सो, कि आपके पास ये हो सकता है कि ए एक्स इक्वल टू वाई है और ए जो है वो 2/2 है और उसके बाद जो है वो 2/2 है और 2/1 का वेक्टर होगा जिसपे अप्लाई हो रहा होगा और ये फिर अगेन आपको 2/1 का वेक्टर देगा, विच मीन्स कि 2 डायमेंशनल वेक्टर दे रहा है। माय क्वेश्चन इज कि अगर फर्ज करें कि ये ए है, तो डू यू थिंक कि डिटर्मिनेंट से, या डू यू हैव एनी आइडिया कि इस डिटर्मिनेंट से मैं इस पूरा जो मेरे पास वेक्टर स्पेस है इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन कन्वे हो रही है क्या, या ये कि लेट मी पुट इट इन अनदर वे कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे ये बताएं कि ये डिटर्मिन, अगर मैं इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई कर रही हूँ ऑन द वेक्टर्स ऑफ दिस वेक्टर स्पेस, जो कि 2 डायमेंशनल मेरा पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस है, तो ये वेक्टर क्या चीज ट्रांसफॉर्म कर रहा होगा, यानी हाउ वुड इट बी अफेक्टिंग द वेक्टर स्पेस, एनी आइडिया बेस्ड अपॉन द डिटर्मिनेंट ओनली। Can anyone answer this question कि अगर आपके पास जो है वो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के मैट्रिक्स का, तो क्या आप डिटर्मिनेंट से ये बता सकते हैं कि वो जो जिस भी वेक्टर स्पेस यानी जिस तरह अगर आर स्क्वायर के ऊपर ये अप्लाई हो रहा है तो ये आर स्क्वायर को कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा होगा। अगर नहीं आता तो तभी कह देंगे नहीं आता, लेकिन ये कि किसी ने कभी डिटर्मिनेंट को, सिवाय डिटर्मिनेंट को कंप्यूट करने के, कैन यू एवर डिड यू एवर लर्न अबाउट के डिटर्मिनेंट रीजन्स, डिफरेंट रीजन्स को इफेक्ट कैसे कर रहा होता है? नहीं, ओके अच्छा चले चलें ठीक है। ओके लेट्स डू अनदर एग्जांपल। लेट्स सपोज के मेरे पास A इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, मैं इसको कह देती हूँ 3 0 and 0 2, ठीक है, और आई एम अगेन ए आई कंप्यूट कर रहे हैं, आई लेट मी जस्ट यूनिट वेक्टर का हम वही रखते हैं, ठीक है, यानी इसका मतलब है कि ए को मैं आई के ऊपर भी अप्लाई करवा रही हूँ और ए को मैं जे के ऊपर भी अप्लाई करवा रही हूँ, ठीक है, एंड आई इज दिस यूनिट वेक्टर, यानी आई जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 1 0 हैं, और जो j है दिस इज 0 1, ठीक है। अब ए आई क्या बनेगा, अगर ए को आप आई के साथ अप्लाई करवा रहे हैं, करके देखें इसको, ए आई और ए जे दोनों के दोनों जो हैं वो मुझे बताइए कि क्या बन रहा होगा अगर आप इसको, जी ये सिंपल है, मल्टीप्लाई करना कोई मुश्किल काम तो नहीं है, कहाँ खो जाते हैं। ये क्या बनेगा, ए आई 3 0, और ये क्या बन रहा है, मैम ये बनेगा 0 2 जी 0 2, राइट, ओके। सो अगर मैं आई और जे थे, अगर मैं ए आई और ए जे को करना चाहूँ प्लॉट, तो ए आई इज समथिंग हियर 3 0 और ए जे इज समथिंग हियर, ठीक है 0 2। सो अब देखें जो मेरे पास पहले जो मैंने ये बात की थी, व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस ए एंड ए
आई और जे जो यूनिट वेक्टर्स की अगर हम बात कर रहे हैं, जो स्टैंडर्ड हमारे पास बेसिस वेक्टर्स होते हैं, तो इस केस में जो मेरे पास एरिया बन रहा है, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 1। ठीक है, नजर आ रहा है हमें कि ये वाला जो रीजन है इसका एरिया 1 बन रहा है। एक चीज, अब हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया है किसी भी मैट्रिक्स के साथ, या जिसको हम कह रहे हैं कि लीनियरली ट्रांसफॉर्म किया है, तो अब मेरे पास जो वेक्टर आई था ये जो है स्ट्रेच हो गया है। और ये स्ट्रेच किस वजह से हुआ है? पहला जो कॉलम था मेरे पास मैट्रिक्स का, उसने वेक्टर आई को स्ट्रेच कर दिया है। ठीक है, और अगर जाहिर है अगर ये फर्ज करें कि 3 0 के बजाय -3 0 होता तो स्ट्रेच भी करता और डायरेक्शन भी चेंज कर देता। अगर ये 0.5 और 0 होता तो इसका मतलब है वो कंप्रेस कर देता। बट द पॉइंट इज कि जब मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रही हूँ, तो जो फर्स्ट कॉलम है दिस इज अफेक्टिंग द पोजीशन ऑफ आई समहाउ, जो भी मेरे पास एक्स डायरेक्शन का बेसिस वेक्टर था, जो स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर था। जो सेकंड कॉलम है दिस इज अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ जे, कि मेरे पास जो है वो जे इसकी वजह से जो है वो 2 0 पे चला गया है। एंड ओवरऑल क्या हुआ है, अब मेरे पास जो ये वाला बड़ा वाला रेक्टेंगल बन रहा है, इसका एरिया क्या है? व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस बिगर रेक्टेंगल? सिंपल है ना, एरिया कंप्यूट करना इतना मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। क्या हो जाएगा? बेस इनटू हाइट है ना, तो बेस की लेंथ कितनी है? मैम 6 हो जाए। ठीक है, 3 है, और हाइट कितनी है? 6 हो जाए। 6 हो जाएगा एरिया। ठीक है, एंड व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए? वो भी 6 आ रहा है। वो भी 6 आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर कि बेसिकली किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है, दिस एक्चुअली गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट डिटर्मिनेंट का जो आपके, हाँ जी, अबाउट द एरिया ऑफ द यूनिट स्क्वायर, कि यूनिट स्क्वायर का एरिया जो है वो कितना कंप्रेस हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, या इवन उसका टिल्ट हो रहा है। ठीक है, वो हम एक एग्जांपल और भी करके देखेंगे। एंड देन इफ इट इज टॉकिंग अबाउट द यूनिट स्क्वायर, देन इट इज टॉकिंग अबाउट द होल वेक्टर स्पेस। क्योंकि देखिए अब क्या हो रहा है कि सिर्फ ये तो नहीं है ना कि ये वाला वेक्टर हो रहा है। अगर मैं फर्स्ट कि कोई और वेक्टर ले लेती हूँ, 1 0 के बजाय मैं 2 3 ले लेती हूँ, तो उसके ऊपर भी इसी तरह से इफेक्ट पड़ रहा होगा जिस तरह से 1 0 के ऊपर पड़ रहा है, बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये जो मेरे पास दो बेसिस वेक्टर्स हैं आई और जे, दे आर डिफाइनिंग ऑल द अदर वेक्टर्स, बिकॉज आई नो कि दिस 2 3 इज एक्चुअली 2 0 1 एंड प्लस 3 0 2, सॉरी 0 1 0 एंड 0 1। तो अगर ये वाली जो चीज है वो स्ट्रेच होके 3 0 हो रही है, एंड ये वाली जो चीज है वो स्ट्रेच होके 0 2 हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये जो पूरे का पूरा वेक्टर है ये उसी हिसाब से इसकी उसी रेशियो में इसमें भी तो चेंज आ रहा है। सो व्हाट वी एक्चुअली अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर इज कि दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, जो कि हमने कभी पहले सोचा नहीं था, कि डिटर्मिनेंट इज नॉट जस्ट फॉर मेजरिंग द इनवर्स। डिटर्मिनेंट इज बेसिकली गिविंग यू इंफॉर्मेशन अबाउट द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो कि उस स्पेसिफिक मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड होगी। ठीक है, एंड इट इज एक्चुअली गिविंग यू द इंफॉर्मेशन कि जो अगर आप उसको सिर्फ यूनिट वेक्टर पे अगर मल्टीप्लाई करके देख लें तो आपको ये पता चल जाएगा कि यूनिट वेक्टर आपका जो डिटर्मिनेंट का हर कॉलम जो है इट इज एक्चुअली अफेक्टिंग the location of the unit vector of the corresponding unit vector. For example, अभी तो मैंने 2 डायमेंशनल ए लिया ना, अगर मैं 3 डायमेंशनल ले लेती तो इसका मतलब क्या होता है कि आई जे के जो है वो तीनों को वो इफेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, एंड उस यूनिट अब मेरे पास जो है इसका मतलब है कि स्क्वायर के बजाय आई एम टॉकिंग अबाउट द क्यूब, कि यूनिट वेक्टर्स का जो क्यूब था वो क्यूब किस तरह से जो है एलोंगेट हो रहा है, या क्यूब जो है वो किस तरह से स्ट्रेच हो रहा है, या क्यूब कैसे छोटा हो रहा है। तो उस, और जब अगर मैंने सिर्फ क्यूब की बात कर दी है तो इसका मतलब है कि आई एम टॉकिंग अबाउट द होल वेक्टर स्पेस आल्सो, बिकॉज वो क्यूब इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग the unit of that vector space. And then how much the volume of the cube is changing or the area of the region is changing, that is dependent upon the determinant of the vectors. Okay, सो दिस, ये तो यही वाली एग्जांपल है जो कि हमने अभी देखी है। ठीक है, कि अगर हमारे पास जो है वो हम स्टार्ट हमने किया था आई और जे से, और ए से ट्रांसफॉर्म किया है, तो वी हैव ये जो है दोनों आई और जे जो है उससे हमें जो है वो स्ट्रेच होके एक वेक्टर स्पेस मिल रहा है, एंड द एरिया ऑफ दिस डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज डिफाइनिंग द एरिया ऑफ दिस
पर्टिकुलर यूनिट स्क्वायर। अब इसी तरह से अगर फर्ज करें कि मैं किसी और वेक्टर को डिफाइन कर लेती हूँ, डायगोनल के बजाय नॉन डायगोनल है मेरे पास, 1 0 और 1 1 है। यहाँ से भी हमें नजर आ रहा है कि जब हम कोई यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहला वाला जो है इट इज अफेक्टिंग द फर्स्ट यूनिट वेक्टर, द सेकंड कॉलम इज अफेक्टिंग द सेकंड यूनिट वेक्टर। और इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में देखें कि अब हमारे पास एरिया तो सेम ही रह रहा है, लेकिन ये कि जो हमारा स्क्वायर था दैट इज एक्चुअली, यानी व्हाट दिस इज, अब अगर फर्ज करें कि मैं, क्योंकि एरिया जो यहाँ पे मेरे पास इसका नजर आ रहा है मुझे, दैट इज एक्चुअली व्हाट, डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है बी का, 1 - 0 1 आ रहा है ना, ठीक है। तो एरिया जो है मेरे पास, ये जो यूनिट वेक्टर था इसका एरिया 1 था, और अब डिटर्मिनेंट क्योंकि बी का 1 है तो इसका मतलब एरिया बाद में भी 1 रहेगा। आप ये अब सिर्फ क्या हो गया है कि वो स्क्वायर से मेरे पास पैरेललोग्राम की फॉर्म में आ गया, ठीक है। और उस अगर आप इसको कंप्यूट करें तो एरिया सेम रहेगा, लेकिन व्हाट दिस इज टेलिंग मी कि अगर मेरे पास वेक्टर स्पेस इस तरह से था तो आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन मेरे पास जो वेक्टर स्पेस है वो कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है, कि हमारा जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन ने उसको टिल्ट कर दिया सारी की सारी इंफॉर्मेशन को, और सेम रेशियो में सारे के सारा जो है वो वेक्टर स्पेस टिल्ट हो रहा है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन बाय दिस बी वेक्टर। और बिकॉज एरिया रिमेन्स द सेम, आपके पास बी का एरिया भी 1 है तो इसका मतलब है कि उसके जो है इंफॉर्मेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओके, लेट्स सी कि यहाँ पर हमने कोई इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन और है इसमें। हाँ जी, ये तो इस स्लाइड के ऊपर तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है। ओके, व्हाट इफ, अच्छा ये वाला जो है ना, ये ख्याल है ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो मैंने YouTube की इस वीडियो से ली थी, लिंक मौजूद है, अगर आप चाहें तो आप लोग खुद भी ये वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, व्हाट इफ डिटर्मिनेंट इज 0, लेट्स सपोज कि मेरे पास A इज 1 2, ओके मैं जो ना वही एग्जाम्पल देने दें जो कि मैंने इसमें लिखी हुई है, 4 2 और 2 1 है, ठीक है। इस केस में व्हाट इज डिटर्मिनेंट, 0 नजर भी आ रहा है ना, लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स है। यस मैम। अगर मैं, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट, और वैसे भी अगर आप करके भी देखेंगे तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। ओके, नाउ अब डिटर्मिनेंट तो हो गया 0। अब इफ वी गो टूवर्ड्स ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, इंट्यूशन भी हम कुछ करना चाह रहे हैं। ओके, अगेन मेरे पास दिस इज वेक्टर I which is 1 0, this is vector J which is 0 1। अब मुझे बताइए कि AI क्या बनेगा और AJ क्या बन रहा होगा। जी, सिंपल मल्टीप्लाई करें A को I से और J से, इतनी खामोशी क्यों छा जाती है। मैम 4 2 बनेगा। ठीक है, AI जो है वो 4 2 बन जाएगा, एंड व्हाट अबाउट AJ। मैम वो बनेगा 2 1। 2 1 बन जाएगा, ठीक है। प्लॉट करें जरा इसके ऊपर। जी, आपके पास जो है वो, सॉरी कहाँ चला गया, हाँ जी, ये जो है वो 2 1 आ गया, ठीक है। सो अगर मैं इसको प्लॉट करती हूँ, 4 2 कहाँ आएगा, 4 इधर है, वेक्टर्स प्लॉट करती हूँ ना, और 2 जो है वो समवेयर हियर होगा, तो ये मेरा पहला वेक्टर आ जाएगा AI, ठीक है। व्हाट अबाउट AJ, AJ इज 2 somewhere here and 1 somewhere here, ठीक है। It will be again a line on the same vector on the same vector, ठीक है। So what is actually happening here कि अब आप देखें कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 है तो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद दिस वेक्टर है
this matrix है, that is actually mapping both I and J on the same line. ठीक है, या आप ये अब हम ये नहीं कह सकते कि हाँ जी हमारे पास जो I था वो स्ट्रेच होके या वो अपनी ही लाइन में रहा है, लेकिन या ये कि अगर फर्ज करें कि वो टिल्ट भी हुआ है लेकिन उनकी अपनी आइडेंटिटी समहाउ गुम हो गई है, ठीक है। एंड देन अगर आप फर्ज करें कि मैं इस केस में वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि अगर इस केस में फर्ज करें कि इस ए से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास जो वेक्टर स्पेस आ रहा है, या मैं ए के वेक्टर स्पेस की बात करूं कि ए का जो भी मेरे पास वेक्टर्स हैं वो कितने डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बना रहे होंगे, तो वी नो कि इट विल बी वन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। और वन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का क्या मतलब है कि बेसिकली उसका जो बेसिस वेक्टर है दैट विल बी ऑन दिस लाइन, कि आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ जस्ट दिस लाइन जो है उसके जितने भी वेक्टर्स हैं वो उस वाले वेक्टर स्पेस में शामिल होंगे। जबकि वी स्टार्टेड विद टू डायमेंशन, ठीक है, कि हमारे पास ए और जे, आई और जे दोनों थे, लेकिन हमने समहाउ जो है इन बिटवीन वो वाली इंफॉर्मेशन जो है वो कहीं पे खो दी है। सो व्हाट डज इट मीन कि वी नो कि अगर हमारे पास जो है वो डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट जीरो होने का मतलब ये चीज़ तो हमें पता है कि लीनियरली डिपेंडेंट है। इसका मतलब हमें ये भी पता है कि जाहिर है कि हमारे पास जो है वो कुछ ना कुछ जो इन्फॉर्मेशन लॉस हो रही है। लेकिन व्हाट वी आर सेइंग इज कि both seeing is कि both I and J are mapped on the line और दे मे मैप ऑन अ पॉइंट ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल अगर फर्ज करें ए मेरे पास जो मैट्रिक्स होता है इट वाज 0 0 0 0 मैट्रिक्स होता है, तो इसका क्या मतलब है कि मैं आई और जे को जब मल्टीप्लाई करूंगी उससे तो वो हमेशा मुझे जीरो के ऊपर पॉइंट करवा देगा, एंड देन डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज आल्सो इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो व्हाट वी आर सीइंग इज कि अगर मेरे पास एरिया इज जीरो है, डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो है, ठीक है, then it means कि we are always going from higher dimension to lower dimension. For example इस केस में मेरे पास दो basis vectors थे, लेकिन ये कि अब मेरे पास जो है वो दो के बजाय मुझे जो end में चीज़ मिल रही है उसमें सिर्फ एक basis vector है जो कि ये वाला vector है जो कि हमने यहाँ पे देखा हुआ है, ठीक है। And then okay, एंड देन अनदर थिंग दैट वी नोटिस इज कि अब देखें अगर फर्ज करें कि मैं आपको वो पहले आई और जे नहीं देती, मैंने जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ यही वाला वेक्टर प्रोवाइड किया हुआ है जो सब स्पेस है काइंड ऑफ, एंड आई आस्क यू कि अच्छा ये कहाँ से आया था आपके पास, या व्हाट वाज द इनवर्स ट्रांसफॉर्म, दैट इज समथिंग इम्पॉसिबल फॉर यू टू फिगर आउट। बिकॉज क्या हो रहा है कि इस केस में क्या हो रहा है कि जितने भी वेक्टर्स थे ना आपके पास जो टू डायमेंशंस में थे, कि जो यहाँ पर था, यहाँ पर था, यहाँ पर था, यहाँ पर था, वो तमाम के तमाम समहाउ सिर्फ इस लाइन के ऊपर मैप हो गए बिकॉज ऑफ द रीजन कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो दोनों के दोनों जो हमारे पास डायमेंशंस थी वो सारी की सारी एक ही लाइन के ऊपर जो है वो चली गई हैं। सो इंट्यूटिवली व्हाट वी शुड अंडरस्टैंड इज कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब जीरो होता है हम कहते हैं कि इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, तो उसका बेसिकली रीजन ये होता है कि वी आर लूजिंग द इंफॉर्मेशन। हम हाई डायमेंशन से लो डायमेंशन में जा रहे हैं, और जब हम लो डायमेंशन में जा रहे हैं तो वी आर एक्चुअली लूजिंग द इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल अगर फर्ज करें कि मेरे पास ना यहाँ पर लेट्स सपोज कि मेरे पास इस तरह के वेक्टर्स थे जो कि से मौजूद थे, ठीक है, और वो तमाम के तमाम जो है इसके ऊपर इस पॉइंट पे मैप हो गए। अब देयर इज नो वे ऑफ मी टू फिगरिंग आउट कि ये कहाँ से चल के आए थे, बिकॉज अब तो मेरे पास सिर्फ ये वाली इंफॉर्मेशन मौजूद है और मेरे पास सिर्फ ये वाला पॉइंट मौजूद है। तो अब मेरा जो व्हाट वी आर सेइंग है इसके अगर फर्स्ट करें हम टू डायमेंशन की भी बात करते हैं तो ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर मैप कर रहा है, ठीक है, जो पॉइंट लेट्स सपोज कि जो पॉइंट यहाँ पर था वो भी यहीं मैप कर रहा है, जो पॉइंट मे बी इसके नीचे भी था वो वाला भी यहीं पे मैप कर रहा है। बट व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज कि हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है इट इज टेकिंग टू डायमेंशनल पॉइंट एंड इट इज मैपिंग इट ऑन वन डायमेंशन, जो कि हमारे पास ये वाली लाइन बन रही है। एंड देन अगर मैं उसका इन्वर्स लेना चाहूँ इस लाइन से, दोबारा मैं आप ये कहना चाहें, अगर मैं ये कहूँ कि जी ये जो थे ना ये वाला जो पॉइंट है ना बेसिकली ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे मैप हो रहे हैं, मुझे ये बताएं कि वो 3 पॉइंट्स कौन से थे, यू वोंट बी एबल टू टेल मी बिकॉज ऑफ द रीजन कि आपको वो इन्फॉर्मेशन भूल चुकी है, आपको सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि ये वाला जो है बस यहाँ पे एक पॉइंट मौजूद है, वो 3 से थे, 13 से थे, 1000 से थे, इट डजंट मैटर। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कंक्लूड इज कि जब डिटर्मिनेंट वो जो एक हम कहते हैं कि जी डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर जीरो है तो इसका मतलब है इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, तो दिस इज द केस, दिस इज द रीजन कि इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। एंड another thing that we need to understand is कि this is actually from where the null space comes into existence, कि अब हमारे पास क्या हो रहा है कि basically
जो के तमाम पॉइंट्स समहाउ लूज हो रहे हैं, दे आर गोइंग टू द नल स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स ए। यानी व्हाट वी आर सेइंग कि इसके जो चीज़ नल स्पेस में चली गई है ना, वो उसने अपनी आइडेंटिटी खो दी है। कि आपके पास जो है, अब जब तक ये 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस में थे, तो ये जो पॉइंट्स जिन पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम पॉइंट्स जो थे, दे एक्चुअली हैड सम आइडेंटिटी, जो कि इनकी अपनी यूनिक आइडेंटिटी थी। यानी कि दो डायमेंशन में अगर वो मौजूद थे, तो उन 2 डायमेंशन की इंफॉर्मेशन उनके पास मौजूद थी। लेकिन इफ दे हैव गॉन फ्रॉम 2 to 1 डायमेंशन और 0 डायमेंशन, तो इन दैट केस 0 डायमेंशन का मतलब ये है कि वो सिर्फ सारे के सारे 0 के ऊपर चले गए। तो ठीक है, अब अगर फर्ज करें कि जिस तरह अगर ये कह देती हूँ कि मैं कह देती हूँ कि A इज अ मैट्रिक्स 0 0 0 0, तो इसका क्या मतलब है कि अब जितनी भी चीज थी, डजंट मैटर कि मेरे पास पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि व्हाट वी आर सेइंग इज कि एवरीथिंग इज मैप्ड हियर। अब मैं आपसे कहूँ कि अच्छा जी, मेरे पास तो 10 पॉइंट्स थे जिससे हम चले थे, जो सारे यहाँ 0 पे आ गए, मुझे वो 10 पॉइंट्स बताएं कि कौन कौन से थे। यू कैन नॉट tell, you cannot actually find those specific 10 points ever from this only 0 0 vector, because of the reason कि वो तमाम के तमाम जो थे वो information गुम हो गई है। and what we are saying is कि they are actually gone into the null space, because हम उन points को जब a के साथ multiply कर रहे हैं, no matter what those points are, they are actually taking your result to the origin. So this is actually something important कि जो वो determinant of 0 की वजह से हम कहते हैं कि inverse possible नहीं है, and so forth. तो these are actually the reasons कि अगर आप intuitively करना चाहें, एक तो ये कि determinant हमें ये बता रहा होता है कि जो linear transformation related है उसके ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ रहा होगा। ठीक है, अगर तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो इसका मतलब है कि उसके एरिया से या उसके वॉल्यूम से जो है वो हमें ये पता चल उसके डिटर्मिनेंट से हमें ये पता चल रहा है कि जो वेक्टर स्पेस है उसका एरिया या वॉल्यूम जो है वो किस हिसाब से चेंज हो रहे होंगे। एंड देन वंस द डिटर्मिनेंट इज जीरो, देन इट इज टेलिंग अस कि हमारे पास जो है कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लॉस हो रही है, और वो जो लॉस इन्फॉर्मेशन हो रही है, दैट इज गोइंग इनटू द नल स्पेस ऑफ दैट वेक्टर, एंड दैट इज इन्फॉर्मेशन दैट वी कैन नॉट रिट्रीव बिकॉज ऑफ द रीजन कि डिटर्मिनेंट जो है वो उसका जीरो हो चुका है। एंड देन व्हाट वी actually find out from here, another thing is कि determinant of A, अगर फर्ज करें कि I started with 3 dimensional vector, ठीक है, 3 dimensional vector स्पेस से मैंने स्टार्ट किया है और मेरे पास डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ गया, तो it can mean going from 3 dimension to 2 dimension, or 2 dimension to 1 dimension, or 1 dimension to just origin which is 0. So because depending upon कि आपके पास जो determinant A था उसके दो linearly, तीनों अगर linearly independent vector थे तब तो हमें पता है कि वो 3 से 3 में ही जा रहा है, बस सिर्फ ये हो रहा है कि transformation is changing the vector space in some way. लेकिन अगर 3 से 2 में जा रहा है उस केस में भी determinant 0 है, अगर 2 से 1 में जा रहा है उस केस में भी determinant 0 है, बट अगर 3 से 2 में जा रहा है तो we know कि there will be 2 linearly independent columns. अगर 3 से 1 में जा रहा है तो we know कि there will be just 1 linearly independent column. और 0 में जाने का तो मतलब ये है कि आपके पास जो A है मैट्रिक्स, that is actually equal to 0. के उस केस में जो है वो आपके पास it's all everything is mapping on the 0. और what we can say is कि तमाम का तमाम जो वेक्टर स्पेस है वो आपका null space बन गया, because there is no vector which is giving you non-zero information. Okay, so let's just look at these questions और उसके बाद फिर हम स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट हम टाइम पे वो करेंगे कि अगर हमारे पास, अच्छा देखिए, अगर नेगेटिव डिटर्मिनेंट तो क्या होगा आपके पास। नेगेटिव डिटर्मिनेंट का मतलब ये तो नहीं हो सकता कि एरिया तो नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन नेगेटिव डिटर्मिनेंट अगर आ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास डायरेक्शन ऑफ द जो भी आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्म जो यूनिट वेक्टर्स है उनकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही होगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल इफ माय ए इज -2 0 and 0 3 है, तो इसका क्या मतलब है कि ai जो है दिस विल कम आउट टू बी -2 and 0, विच मीन्स के ना सिर्फ ये कि वो i को स्ट्रेच कर रहा है बल्कि जो भी x एक्सिस की डायरेक्शन है उसको फ्लिप भी कर रहा है। ठीक है, सो एंड सो फोर्थ डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास किस तरह का वो मौजूद है। ठीक है, it will change the orientation, and then we have actually talked about this thing कि zero determinant in the case of 3 dimension may mean 3 to 2 3 to 2 जा रहा है या 3 to 1 जा रहा है या 3 to 0 वेक्टर जा रहा है। ठीक है, अब इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन नॉर्मली इज पॉसिबल ओनली फॉर द केसेस, नॉर्मली हमेशा जो है इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल होती है इफ योर डिटर्मिनेंट इज नॉट जीरो, विच इज एक्चुअली सेइंग कि हम यानी देखें सो व्हाट डज इट मीन कि इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है कि फर्स्ट करें कि मेरे पास ये a जो है वो -2 0 और 0 3 था, तो इसका मतलब है कि व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर इज कि
आई को इसने फ्लिप कर दिया है, ठीक है, और जे को इसने खाली स्ट्रेच किया है इस ट्रांसफॉर्मेशन में। तो अगर मैं इसका इन्वर्स लेना चाहूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे यहाँ से नजर आ रहा है कि अगर मेरे पास अगर फर्ज करें कि ये जो भी था मेरे पास वेक्टर स्पेस था, उसमें एक डायरेक्शन को उसने फ्लिप करके स्ट्रेच किया है, दूसरे को खाली स्ट्रेच कर दिया है। तो मैं अगर इन्वर्स करना चाहूँ तो व्हाट शुड आई डू? आई शुड एक्चुअली जिस डायरेक्शन को उसने स्ट्रेच करके इन्वर्स किया है उसको मैं कंप्रेस करूंगी बाय 2 एंड देन आई विल अगेन इन्वर्स इट, फ्लिप इट, ठीक है। और जिस डायरेक्शन को खाली स्ट्रेच किया है, अगर 3 से स्ट्रेच किया था तो उसको मैं 1/3 करके जो है उसको उससे मुझे कंप्रेस कर देना चाहिए। सो द थिंग इज कि वी कैन सी फ्रॉम हेयर कि अगर हमारे पास जो है वो कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि एसोसिएटेड है किसी मैट्रिक्स के साथ, तो इन्वर्स उसका पॉसिबल होगा अगर उसने मुझे कोई नॉन जीरो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया है तो आई डोंट हैव एनी वे ऑफ नोइंग कि वो 4-2 और जिस तरह ये वाला मैट्रिक्स है कि 4-2 और 2-1 था या 10-100 था, या मतलब व्हाटएवर क्या था कि जहां से हम चले थे कि जो है हम एंड तक पहुंचे हुए। तो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन वी नो व्हाट डज इट मीन, इट इज जस्ट टेलिंग अस के हाउ टू अप्लाई समथिंग इन इनवर्स टू गेट बैक व्हाटएवर वी स्टार्टेड फ्रॉम। और we actually know कि why does the inverse transformation not possible for the determinant of A. We also know A inverse of A I के इक्वल क्यों हो जाता है, बिकॉज ऑफ द रीजन कि हमने बेसिकली आई और जे को हमने देखा है ना कि हमारे पास उसके ऊपर था। तो अगर मेरे पास ए जो है वो आई और जे को ट्रांसफॉर्म कर रहा है तो ए इनवर्स उनको अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफॉर्म करेगा। तो इसका मतलब है कि एट द एंड we should be getting back I and J जैसे जहाँ से चले थे। तो जब I और J आपको मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, how would we answer this question? Is there a difference in inverse process if determinant of A is 0 because of going from 3D to 2D or 3D to 1D? यानी अब डिटर्मिनेंट ऑफ 0 जिस तरह मैंने अभी बात की थी कि आपके पास अगर 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसमें 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं या 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, इन बोथ द केसेस डिटर्मिनेंट इज 0। सो बट इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन अगर मैं इन्वर्स करना चाहूँ? एक्चुअली देयर इज, मतलब अगेन थ्योरेटिकली अभी हम इसको जो है वो कोई एग्जांपल्स तो नहीं करके देखेंगे, लेकिन देखिए व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज कि अगर फर्ज करें कि मैं 3 डायमेंशन मेरे पास है वेक्टर स्पेस और मेरी ट्रांसफॉर्मेशन उसको 2 डायमेंशन में लेके जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मोस्ट प्रोबेबली किसी एक सब स्पेस के ऊपर उसने मैप कर दिया। इसका क्या मतलब है कि ये जो 3rd डायमेंशन पर जी डायमेंशन जो ऊपर जा रही है डायमेंशन, ये तमाम के तमाम जो इसकी इंफॉर्मेशन थी दैट हैज गॉन इन द नल स्पेस। आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट दिस, क्योंकि मैं इसको इन्वर्स करके जो है ना वो तमाम के तमाम वेक्टर्स दोबारा रिट्रीव नहीं कर सकती बिकॉज अब 2 डायमेंशन में चले गए। ऑन द अदर हैंड अगर 1 में जा रहा है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी के लेट्स सपोज के इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया हमारे पास, ठीक है। अब लेट मी जस्ट टेक इट एज एक्स डायरेक्शन। अब इसका क्या मतलब है कि मेरे पास जो y की इंफॉर्मेशन थी वो भी तमाम, मतलब y के भी जो डायरेक्शन वाले थे वो सब इस पे मैप कर गए, x वाले जो थे z वाले जो थे वो भी इसके ऊपर मैप कर गए। सो द थिंग इज कि दोनों केसेस में डिटर्मिनेंट तो 0 आ रहा है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास 3D से 2D में लॉस हुई है दैट इज लेस देन द इन्फॉर्मेशन जो कि 3D से 1D में लॉस हो रही है, ठीक है। सो अगर लेट्स सपोज कि मैं एस्टिमेट भी करना चाहूँ कि अच्छा अगर मैं 3D से 2D में जा रही थी तो वो जो 3rd डायमेंशन वाले वेक्टर्स थे वो बेसिकली क्या हो सकते हैं, तो डेफिनेटली ये चीज ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू दिस थिंग, बिकॉज इस केस में हम ज्यादा इंफॉर्मेशन लूज कर रहे हैं। दोनों केसेस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0 बिकॉज ऑफ द रीजन के आपके पास जो है वो लीनियर डिपेंडेंसी आ जाती है, बट 0 होने का रीजन डिफरेंट है। एक में जो है कम इंफॉर्मेशन लॉस होके 0 हो रही है, या एक का नल स्पेस छोटा है एज कंपेयर टू द अदर वन, ठीक है। तो जो जिसका नल स्पेस ज्यादा बड़ा है इसका मतलब है उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन लूज हुई है, एंड देन इन दैट केस इट इज मोर डिफिकल्ट टू इवन एस्टिमेट कि कहाँ से चलकर हम वहां तक पहुंचे थे, ठीक है। और जो लास्ट जो है पॉइंट है दैट इज अबाउट
हाउ डू वी डिसाइड अबाउट द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। और इसमें जो है मेरा ख्याल है नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हमारा ये है, मैं खैर यहाँ रोक दूंगी सिर्फ इस क्वेश्चन को आंसर करने के बाद, कि फुल रैंक मैट्रिसेस में क्या होता है, रैंक इज सेम एज द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड वी नो दैट ऑल द लीनियर इंडिपेंडेंट कॉलम्स होते हैं। नल स्पेस जो है उस केस में सिर्फ 0 होता है, बिकॉज ऑफ द रीजन कि कोई भी वेक्टर जो है उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी वेक्टर को 0 पे नहीं लेके जा रहा है, ठीक है। लेकिन if the rank is less than number of columns, then it means कि there has to be some dimension जो कि lose हो रही है, ठीक है। और in that case what we are saying is कि number of vector there are number of vectors which can go into 0, या मतलब 0 वेक्टर के अलावा भी और वेक्टर्स होते हैं जो कि अपनी आइडेंटिटी लूज कर रहे होते हैं, एंड दीज आर इंक्लूडेड इन द नल स्पेस और कर्नल ऑफ द मैट्रिक्स। और ये चीज़ हमने पहले भी देखी है कि जो डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस और डायमेंशन ऑफ द कॉलम स्पेस जो होते हैं, ये एक ही डायमेंशन ऑफ द नल कॉलम स्पेस होता है, उसको अगर आप नंबर ऑफ कॉलम में से माइनस कर रहे होते हैं तो आपको डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस मिल रहा होता है ना। तो दैट इज द रीजन कि क्यों मिल रहा होता है, क्योंकि बाकी तमाम इन्फॉर्मेशन नल स्पेस में जा रही है। ओके, लेट्स स्टॉप हियर और वी विल मीट ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे एट 3:30 इंशाल्लाह।